करते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। जैसे हम आपका समतल दर्पण का एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं गोलीय दर्पण पे, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है ना, दर्पण का मतलब ऐसा आईना, ठीक है। इसको बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले को, मान लीजिए किसी कांच के खोखला गोला लिया जाए, ये कांच का खोखला गोला, खोखला गोला, खोखला गोला, ठीक है। किसी कांच के खोखले गोले को एक हिस्से को काटकर, किसी कांच के खोखले गोले को एक हिस्से को काटकर किसी एक पृष्ठ को पालिश कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक छोड़ दिया जाए, तो इस तरह का प्राप्त दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझा दूं मैं गोला और अब थोड़ा सा वृत्त में क्या अंतर होता है। जैसे साइकिल का पहिया देखे होंगे, वो वृत्ताकार होता है, वो एक ओर से गोल होता है, ठीक है ना। जो साइकिल का पहिया होता है क्या होता है, वृत्ताकार होता है। और जो गोला होता है वो चारों तरफ से क्या होता है, वो चारों तरफ से गोला होता है। यानी जो गोला होता है उसमें डबल त्रिज्या होती है, दो त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। और जो आपका वृत्त होता है वो एक त्रिज्या होता है, यानी कह सकते हैं वो आपका एक द्विमीय होता है, ये द्विमीय होती है ना, 2 डायमेंशन होता है। तो जो आपका गोला होता है, तो मैंने कहा कि जैसे गोलीय दर्पण क्या है कि किसी कांच के खोखले गोले को, किसी कांच के खोखले गोले को एक हिस्से को काटकर अगर एक पृष्ठ को पालिश कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक छोड़ दिया जाए, तो इस तरह का प्राप्त दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए इसको जब हम काटेंगे तो इसमें 2 दर्पण होंगे। अब इस पर ये डिपेंड करता है कि पालिश किस साइड होती है। अगर धंसे हुए भाग, अगर धंसे हुए भाग को पालिश करते हैं और उठे हुए भाग को परावर्तक छोड़ देते हैं, तो इस दर्पण, इस तरह के दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। अगर उठे हुए भाग को अगर हम पालिश कर दे और धंसे हुए भाग को परावर्तक छोड़ दे, तो इस तरह के दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण, यानी कहेंगे कॉन्केव मिरर, ठीक है। यानी अब जो गोलीय दर्पण है, ये दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण को काटा जाए तो दो प्रकार के हिस्से को काटा जाए तो, ठीक है ना। एक को बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक को बोलेंगे अवतल दर्पण और दूसरा को बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण को बोलेंगे कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर और दूसरा को बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। का 2 दर्पण हो गया कि अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, इसको कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स। अब इसको अब डिपेंड करता है किस तरह का पालिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको काटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए उठे हुए भाग, उठे हुए भाग या उभरे हुए भाग, उठे हुए भाग या उभरे हुए भाग को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, है ना। जो धंसा हुआ भाग को हम क्या करते हैं, परावर्तक छोड़ देते हैं। इस तरह के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। आइए अवतल दर्पण देखिए क्या करता है, ये किरणों को अपसरित करता है, मतलब कन्वर्जिंग करता है, इकट्ठा कर देता है ना। ये सब देखेंगे। अगर मान लीजिए इस दर्पण पे, अगर मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण आपका है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण। जब इस पर किरण को हम क्या करेंगे, किरण को आपतित करेंगे, किरण को आपतित करेंगे, ठीक है। इस किरण को आपतित करेंगे, ये क्या कर देगा, एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये किरणों का कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, यानी इसे कहते हैं अभिसारित दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इकट्ठा कर देता है। जैसे देखे होंगे जो आपका टार्च होता है, वो टार्च क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा फेंकता है एक जगह, इकट्ठा। लेकिन जब देखते होंगे जो घर में जो आपको बल्ब जलाया जाता है, जो बल्ब जलाया जाता है, तो बल्ब क्या करता है, इकट्ठा नहीं फेंकता है, पूरे चारों तरफ फैला देता है। तो उसमें उत्तल दर्पण यूज किया जाता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण ऐसे बना दिया जाता है, उत्तल दर्पण जैसे बना दिया जाता है, वो क्या करते हैं, किरणों को फैलित कर देता है। जैसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आप जानते हैं जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसी के एक भाग और ले लेते हैं।
अब देख रहे हैं ये जो आपका मिरर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, धंसे हुए भाग को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, धंसे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं। अब ये समझ रहे हैं किससे पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश इसका किया जाता है चांदी या पारस से क्या करते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं और लोहे के लाल साइड से क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। और जो एक पृष्ठ को हम परावर्तक छोड़ देते हैं, है ना, तो उसी को वो बन जाता है दर्पण। तो ये देखिए जो दर्पण हो गया, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना। अब इस पे जो किरणें आएंगी वो इस पे जो किरणों का करता है फैला देता है ना, फैला देता है, एक डाइवर्जेंट कर देता है, डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्ट कर देता है, किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी, क्या करते हैं, अपसारी, है ना। अपसारी जो इकट्ठा करते हैं, अपसारी जो फैला दे, डाइवर्जेंट, है ना। ये किरणों का करता है, ऐसा फैला देता है, ऐसे किरणें आती है तो ऐसे फैला देता है ना, ऐसे फैला देगा, ऐसे फैला देता है किरणों को, ऐसे किरणों का करता है फैला देता है, ये किरणें चाहे तो फैल जाती है। अगर मान लीजिए ये आपका, अगर ऐसे मान लीजिए कोई बल्ब है, ऐसा कोई बल्ब है ना, ऐसा कोई बल्ब है, अगर मान लीजिए कि ये बल्ब लगा दिया जाए और ये किरणों को क्या कर देता है, फैला दे, ऐसे किरणों का करता है फैला देता है ना, तो क्या होगा, जो बल्ब में जो आपका दर्पण यूज किया जाएगा, है ना, वह बिल्कुल उत्तल जैसा यूज किया जाता है, ये किरणों का करता फैला देता है। इसीलिए जो हम देखते हैं बल्ब जलाते हैं, जो बल्ब का जो प्रकाश होता है वो एक जगह नहीं इकट्ठा होकर एक जगह ना कन्वर्ट होकर वो क्या होता है, डाइवर्जेंट हो जाता है, फैल जाता है, पूरे कमरे में फैल जाता है, ठीक है। लेकिन जो टार्च को देखते होंगे तो टार्च में क्या किया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे मान लीजिए टार्च में ऐसे लगा दिया जाएगा आपको, है ना। आप देखे होंगे कि ऐसा लगा दिया जाता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया जाएगा, है ना, ये बल्ब किरण क्या करता है, एकदम सीधा एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है जाके, है ना, किरण को। इसलिए हम टास्क में देखते हैं कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग हम पढ़ेंगे, है ना, कि कहाँ इसका उपयोग होता है, फिलहाल हम इतना नॉर्मली पढ़ें। करने वाले हैं आपके गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें आपके 11 पॉइंट को समझने हैं, ठीक है ना, 11 पॉइंट को समझने हैं। इसमें आपको समझना है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, द्वारक क्या होता है, फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तल और संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु। इस 11 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, आज समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण ये है, ठीक है ना। इसी गोलीय दर्पण से काटकर हम क्या बनाते हैं, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिश कैसे करते हैं। पॉलिश जैसे मान लीजिए कि हम गोलीय दर्पण को काटते हैं, अगर धंसे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं, या तो धंसे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका उत्तल दर्पण, और जब उठे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। तो ये आपका क्या है, ये आपका है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है, राइट। ये आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। क्योंकि ये उठे हुए भाग या उभरे हुए भाग को पॉलिश किया गया है, ठीक है, और ये धंसे हुए भाग को पॉलिश कर दिया गया। अब इसके बाद हम समझेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। दर्पण का ध्रुव, देखिए दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये नहीं कह सकते हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु, ये गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। इसको बोल देंगे ध्रुव, यह हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो किसी दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब चलिए वक्रता केंद्र समझेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये जो अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण जो होता है, ये खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है ना। तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र का बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। खोखले गोलीय दर्पण का केंद्र जो होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या, ठीक है।
तो देखिए वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक है, अब देखिएगा मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसे मुख्य अक्ष कहेंगे। अब चलिए इसके बाद हम समझते हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब देखिए क्या होता है। देखिए दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है अभिलंब। ठीक, और अभिलंब आपको ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ये अभिलंब इसके लंबवत भी हो सकता है और इसके समांतर भी हो सकता है। ये अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं द्वारक। देखिए जो आपका गोलीय दर्पण होता है, जो आपका अवतल और उत्तल गोलीय दर्पण का जो बाहरी सिरा होता है, बाहरी सिरा परावर्तक तल का बाहरी सिरे के जो मिलाने वाली जीवा जो होती है, जो मिलाने वाली जीवा होती है, ठीक ना, कि जो दर्पण का बाहरी परावर्तक तल का बाहरी सिरा को मिलाने वाली जीवा क्या कहलाती है? आपका दर्पण का द्वारक कहलाती है। जिसे मान लीजिए इसको हम एम और एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। एम और एम डैश से क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया दर्पण का द्वारक। दर्पण का क्या हो गया? द्वारक। ठीक है, अब हम समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात, यानी इसे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, मान लीजिए ये यहाँ काट रही है, ठीक है ना, एक मुख्य अक्ष के वास्तव में जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका हो जाएगा मुख्य फोकस, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका, ये तो यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है ना, ये किरण ऐसे आएगी और ऐसे टकरा कर चली जाएगी। ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करेगी? काटती हुई प्रतीत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जिसे हम कैपिटल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एक बार समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती, वास्तव में काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और हम इसे क्या कहते हैं? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझ गए, मुख्य फोकस समझ गए, ठीक, द्वारक समझ गए, विलंब समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए और वक्रता दर्पण का ध्रुव समझ गए, ठीक ना। अब चलिए, अब हमें समझना है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिएगा, मुख्य फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या बीच की दूरी, मिलाने वाली रेखा या बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जिसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये आपकी हो जाएगी फोकस दूरी। दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या उसके बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो गया फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी। अब समझते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? देखिए मुख्य, अब देखिए ये आपका है ना मुख्य फोकस, तो देखिएगा मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ये जो तल है, इसी को बोलेंगे फोकस तल। क्या बोलेंगे? फोकस तल। इसको बोलेंगे हम फोकस तल बोलेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फोकस तल।
अब फोकस तल समझ गए। अब समझते हैं संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु। देखिएगा जो संयुग्मी फोकस संयुग्मी बिंदु होता है, संयुग्मी फोकस का मतलब होता है कि किसी वो दो बिंदु, देखिए आपका संयुग्मी फोकस होता है उन दो बिंदुओं जिस पर एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने और फिर से उस पर अगर हम वस्तु रखें तो दूसरे बिंदु पर बने, ठीक है। तो इस तरह के हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। एक बार समझिएगा कि उन दो बिंदु जो एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। अब पुनः उसको अगर हम रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, फिर से उस पहले बिंदु पर रखे तो दूसरे बिंदु पर रखे तो पहले बिंदु, तो वो एक दोनों बिंदु के वो दोनों एक दो फोकस क्या कहलाएंगे, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। और ये संयुग्मी फोकस जो होता है ये केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है, केवल अवतल दर्पण में। इसे आप जानते हैं कि अवतल जो दर्पण होता है इसमें अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। अगर हम मुख्य फोकस पे वस्तु रख देते हैं तो ये प्रतिबिंब अनंत पर चला जाता है। तो ये दोनों फोकस क्या कहलाएंगे, संयुग्मी फोकस कहलाएंगे। और ये दोनों बिंदु कहलाएंगे संयुग्मी बिंदु कहलाएंगे, ठीक ना। जिस पर क्या हो जाए कि जिस पर वस्तु, देखिए वो बिंदु जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब रखे तो उस बिंदु पर बने, फिर से हम अब प्रतिबिंब को वस्तु को हटाकर जहाँ प्रतिबिंब बन रहा था वहाँ वस्तु को रखे तो वहाँ फिर से प्रतिबिंब जहाँ वस्तु रखी गई थी वहाँ चली जाए तो वो क्या कहलाएगी, संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहलाएगी, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में कि कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बनता है। अगर हम इसी वस्तु को हम लेकर चले जाएंगे मुख्य फोकस पर, ठीक ना, मुख्य फोकस पर ये प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पे, तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी फोकस। इन दोनों बिंदुओं को बोलेंगे संयुग्मी बिंदु, क्या बोलेंगे, संयुग्मी बिंदु। तो इस हम 11 फैक्ट पर हम चर्चा कर दिए, ठीक है। और आपको जो नहीं समझ आया होगा तो एक बार और वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं, पूरी तरह से समझ आपको आएगी।